अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज जो है ना, हम चैप्टर करने लगे हैं, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशंस एंड बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलिएशंस। ओके, एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशंस, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशंस, ये सब आप यानी FA2 का ही सिलेबस है अभी तक जो आप कंटिन्यू किए हुए हैं। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशंस में आपको पता है कि क्या किया जाता है, ठीक है। रिसीवेबल्स या पेएबल्स, जो लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, उसको उसके रिलेटेड जो है इंडिविजुअल बैलेंसेस से कंपेयर किया जाता है। तो जो को डिफरेंसेस होते हैं वो निकालने के लिए कि क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये रिकॉन्सिलिएशंस होती है। आया कि हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट हैं कि नहीं, ठीक है। ये देखें, कंट्रोल अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल, जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनको मेमोरेंडम अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट से, यहाँ पे अगर सम ऑफ पर्संस हैं यानी टोटल जो है जितने बंदों से पैसे आपने रिसीव करने हैं उन टोटल का है हिसाब, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल की लिस्ट होती है। ये बंदा जैसा कि जिया, जैसा कि तारिक, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, और इन सब का इंडिविजुअल का टोटल यहाँ पे इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है। और तीसरी बात, इन दोनों में बैलेंस कहाँ से आता है? सेल्स डे बुक से इन केस ऑफ रिसीवेबल्स, और परचेज डे बुक से, ठीक है, इन केस ऑफ अकाउंट पेएबल, ठीक है। डे बुक से बैलेंसेस इधर और इधर आता है सब कुछ। आप जो है ना दोबारा से FA2 का लेक्चर्स यानी देख सकते हैं रिवीजन के लिए, सेम एज इट इज है, ठीक है। फिर हम इन दोनों अकाउंट में डिफरेंसेस हैं तो रिकॉन्साइल करते हैं उसको, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। ये एंट्रीज आपको पता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट्स ये है, रिसीवेबल्स, लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसके बारे में आपको पता है, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस। और अगर, ठीक है, बाज़ औक़ात जो है कंपनी ने कस्टमर का रिफंड करना हो तो बैलेंस नेगेटिव में हो, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग, डेबिट साइड पे क्लोजिंग, अगर वो कंडीशन हो तो ओके, ठीक है। यहाँ पे एक शायद ये टर्म्स आपके लिए न्यू हो, बैंक रीफंड्स ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चेक दिया हमें, आपके अकाउंट में थे 500, हमारा बिल था 450 कंपनी का, ठीक है। कंपनी ने 450 रिसीव करने थे, आपने कंपनी को 450 का चेक किया, आपके अकाउंट में टोटल 500 बैलेंस थे। आप एज अ कस्टमर, मैं आपको डील करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ कंपनी 450 आपने, मैंने आपसे लेने थे तो आपने मुझे 450 का चेक दिया। आपके अपने अकाउंट में 500 थे, लेकिन अब बैंक ने जो है ना, आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी यूज कर रहे थे, और बैंक ने जो है ना, आपने 100 जो है क्रेडिट भी यूज किया हुआ था बैंक की तरफ से, तो बैंक ने जो है आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर दिए, ठीक है। 100 आपके अकाउंट से एट द एंड ऑफ द मंथ डिडक्ट हो गए, तो अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? 400। आपने मुझे चेक दिया हुआ है 450, मैं जब बैंक के पास जाऊंगा, बैंक तो मुझे 400 तक दे सकता है, 50 एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वो जो है ना, उस 50 के रिफंड की वजह से बैंक ने रिफंड ले लिया आपके अकाउंट से, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल यानी बढ़ जाएगा। मेरा यानी मैंने आपसे लेने हैं तो वो मैंने नहीं लिए, तो उस 450 से मेरा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा, यानी आपने अभी पे नहीं किए उतने, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये पेबल्स, लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, एब्रिविएशन है ये। कॉन्ट्रा एंट्रीज आपको पता है, अगर मैं आपका आप मेरे रिसीवेबल हैं और मैं आपका रिसीवेबल हूं, तो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट बैलेंसेस कॉन्ट्रा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को यानी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 200 देने हैं, ठीक है, आपको 200 देने हैं और आपने मेरे 300 देने हैं, तो 200 से जो है ना, आपका अकाउंट मेरे लिए रिड्यूस हो जाएगा, 100 आप मुझे देंगे, ठीक है। रिवर्स एंट्री होगी एक दूसरे के अकाउंट में।
क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होते हैं जी? कस्टमर हैज ओवरपेड, कस्टमर ने ओवरपेड कर दिया, या क्रेडिट नोट्स हमने इशू किए, या पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये क्रेडिट जाते हैं क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल को कम करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हैं, देखें पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये डेबिट साइड भी ओपनिंग है, क्रेडिट साइड भी आप एज इट इज लिख दें। नेट करके हम लिखें तब भी राइट ही आएगा, यानी 53,000। ठीक है, तो आप ऐसे ही एज इट इज भी लिख सकते हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग 1,000 फॉर रिसीवेबल। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड 54,000 फॉर रिसीवेबल, डेबिट साइड ओपनिंग इतनी है, क्रेडिट साइड ओपनिंग इतनी है, फिर कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, एंड तक पूरा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर निकालें यहाँ से अमाउंट्स पिक करके। ओके, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये एंडिंग बैलेंसेस कुछ दिए हुए हैं आपको, ये उसी तरह पुट कर दें, और जो आपने एंडिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं वो फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे रिसीवेबल्स लेजर का बैलेंसेस जो हैं समझ लें, डेबिट साइड आपने एंडिंग बैलेंस फाइंड करना है, और यहाँ पे पेएबल्स लेजर बैलेंस का क्रेडिट साइड पे जो होगा वो आपने एंडिंग बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, 2005 में control account reconciliation suggest reasons why there might be difference between balances on the receivable control account total of the। ये आपने FA2 में डिटेल से पढ़ा हुआ है कि डिफरेंसेस की क्या वजह बनती है। ठीक है, अब सेल डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो सकती है। ठीक है, 2, 3, 5, 6, 7 ये बैलेंस लिखे हुए थे, यहाँ पे आना चाहिए था 10 और 6, 16 और 7, 23। ठीक है, 23 आना चाहिए था, हमने इधर 25 लिख दिया, ओवरकास्ट कर दिया 2 से। ठीक है, वो इम्पैक्ट। ठीक है, हमने इंडिविजुअल बैलेंस यहाँ पे 3 लिखा था, हमने इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में 4 लिख दिया, तब डिफरेंस। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने 25 यहाँ पे लिखी थी, हमने 52 पुट कर दिया रिसीवेबल्स लेजर में, तो मिस्टेक। ठीक है, ये जो है सम एरर्स जो हैं जो डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं। रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एडजस्ट आपने कैसे करना है, जो बैलेंस आपके पास है रिसीवेबल्स का उसमें आप एडजस्टमेंट्स एरर्स करें, जो डेबिट साइड पे एडजस्ट होते हैं, जो प्लस होते हैं उनको प्लस करें, जो माइनस होते हैं वो माइनस वो करें। ठीक है, तो रिवाइज्ड बैलेंस आपका जो आएगा वो वाला एक्यूरेट होगा। अंडरस्टूड। इसी तरीके से इंडिविजुअल में बैलेंस एज एक्सपेक्टेड फॉर लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स इंडिविजुअल, फिर एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स प्लस माइनस होने वाले। ठीक है, देखें कि ये बैलेंस प्लस होता है माइनस होता है, डबल एंट्री इनके लिए बहुत ज़रूरी है। डबल एंट्री का आपका कॉन्सेप्ट होना यहाँ पे बहुत बेसिक है। फिर जो रिवाइज्ड बैलेंस है वो सेम एज इट इज होना चाहिए, तब आपकी रिकॉन्सिलिएशन एक्यूरेट होगी कि आपने हर डिफरेंस फाइंड किया कि किस वजह से ये आ रहा है। ठीक है जी, ये एक है कि प्रिपेयरिंग का कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन है, आपने ये देखनी है स्टेटमेंट्स के क्यों आ रहा है, जैसा कि टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये देखें इंडिविजुअल लेजर रिसीवेबल बैलेंस है, और ये पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। ये कंट्रोल अकाउंट का डिफरेंस आ रहे हैं ना, हमने ये दोनों का बैलेंस बिल्कुल सेम करना है कि सेम कैसे होगा। ठीक है, फिर देखना है ये एरर्स इनमें से कौन से अकाउंट यानी कंट्रोल अकाउंट का एरर है और कौन सा लिस्ट का एरर है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड for month amounting to $1,715 has not been entered into the control account but has been entered। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट का एरर है। ठीक है, क्या हुआ, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंटिंग हैज नॉट बीन इंटर्ड इनटू द कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव आपके पेएबल को क्या करेगा, लेस करेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इंटर नहीं हुआ तो ये बैलेंस पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से लेस होगा, डिडक्ट होगा, आप इसको डिडक्ट करोगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट्स आपको सारी की सारी एक एक करके एडजस्ट करें, आराम से हो जाएगा ये, एज इट इज जो ओल्ड प्रैक्टिस की तरह का है। ठीक है, ये अटेम्प्ट करना है, इलस्ट्रेशन है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 3 सेम एज द अबव इलस्ट्रेशन है। यार कोई आंसर की तरफ मत जाना, सब आपने पढ़ा हुआ है, अब मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं
ठीक है, आपको भी पता है ये चैप्टर्स आपने किए हुए हैं, तो बिल्कुल एज इट इज ओल्ड है, कोई न्यू चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर कि ये डिस्क्रिपेंसी किस वजह से आ रही है। ठीक है, देखिए, टोंगा रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम ए सप्लायर कुक शोइंग अ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है, अब सप्लायर की स्टेटमेंट्स यानी किस लिए होती हैं? सप्लायर की स्टेटमेंट, सप्लायर भी बाज़ औक़ात आपको स्टेटमेंट भेजता है। सप्लायर स्टेटमेंट के सप्लायर का रिकॉर्ड क्या है? अब ये एक एक्सटर्नल भी शो हो रहा है, पहले तो आप रिकॉन्सिलिएशन इंटरनल कर रहे थे। ठीक है, अब ये एक एक्सटर्नल यानी लेजर और इंडिविजुअल बैलेंस का रिकॉर्ड एक्सटर्नल सप्लायर इसलिए भेजता है कि भाई हम दोनों का बैलेंस बराबर है। बाजू का तो आप सप्लायर के अकाउंट से भी रिकॉन्सिलिएशन करते हो सप्लायर की स्टेटमेंट। सप्लायर कहता है आपके अकाउंट, ठीक है, मेरे पास जो आपका बैलेंस है आपने मुझे 5000 देने हैं। ठीक है, और डिटेल भेजता है, ये आपकी इनवाइसें थी, ये आपने पे की हुई थी। ठीक है, और ये रिमेनिंग आपका बैलेंस बचता है, सब डिटेल होती है सप्लायर के स्टेटमेंट में। ठीक हो गया? तो कहते हैं टोंगा रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम ए सप्लायर शोइंग अ बैलेंस ऑफ, ठीक है, सप्लायर के पास इतना बैलेंस है। टोंगास पेएबल लेजर शोज दैट, ठीक है, लेजर में 10,000 शो हो रहा है, जब सप्लायर कह रहा है तुमने मुझे 14,810 पाउंड डॉलर देने हैं। ठीक है, अब क्या है, कैश पेड टू कुक, कुक क्या है? सप्लायर है। हमने कैश पेड की 4,080 की हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय कुक। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि जब कुक ये वाली कैश रिकॉर्ड कर लेगा 4,080 की, 4,080 की क्या कहते हैं, वो रिकॉर्ड करेगा कैश, तो ये बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, सप्लायर्स की स्टेटमेंट फिर लेस हो जाएगी 4,080 से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, टोंगाज रिकॉर्डेड द फैक्ट दैट अ $40 कैश डिस्काउंट was not allowed by cook but forgot to record this in the payables ledger। अब ये किसकी मिस्टेक है? अब ये हमारी मिस्टेक है। ठीक है, अब ये हमारी मिस्टेक है कि हमने क्या किया, रिकॉर्डेड द फैक्ट दैट अ कैश डिस्काउंट वाज नॉट अलाउड बाय कुक। ठीक है, कैश डिस्काउंट कुक ने अलाउ नहीं किया था। ठीक है, कैश डिस्काउंट कुक ने अलाउड नहीं किया, तो फिर क्या होना चाहिए? हम फिर भूल गए, हमने सोचा उसने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, लेकिन बाद में पता चला नहीं किया हुआ है। हमने फिर ये हमारे पास 10,000 थे, तो हमने इस जो है पेमेंट को ऐड करवा देना, यानी डिस्काउंट नहीं मिला तो हमारा टोटल बैलेंस हमने जो पे करना है 10,040 है। ठीक है, तो वो जब अपने 14,800 में से 4,080 माइनस करेगा, यानी कुछ भी नहीं है यार, लॉजिक है सारा का सारा, सीधा सीधा। 11 में से 8 करें 3, तो 7, तो 10,730। 10,730 किसके अकाउंट में शो हो रहा है? ठीक है, 10,730 सप्लायर के अकाउंट में शो हो रहा है कि सप्लायर कह रहा है 10,730 देने हैं, हम कह रहे हैं 10,040 देने हैं। ठीक है, फिर भी कुछ डिफरेंस बच रहा है, कितना, यानी 9,690। ठीक है, तो 690 का अभी भी डिफरेंस बच रहा है, जो हमें क्लियर नहीं हुआ है, मजीद हम देखेंगे यानी किस वजह से आ रहा है, तो शायद ये भी क्लियर हो जाए, समझ आई? ठीक है, आसान है सब कुछ यार, ये सप्लायर स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, क्या कुछ बच रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, कौन सी इनवाइस कब पे हुई, कितना हम क्रेडिट नोट आपने जो चीज़ें वापस भेजी वो हमने लेस कर दी हैं, अब आपका टोटल बैलेंस कितना बचता है, कितना आपने कितने दिन से अपने पे नहीं किया। ठीक है, ये इनवाइसेस हैं, आपने कोई इनवाइस अभी तक पे नहीं की, और ये क्रेडिट नोट हमने डिडक्ट करवा दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपने किया हुआ है प्रीवियसली, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, अभी फिर मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया आपको ये चैप्टर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है और की क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशंस, बैंक रिकॉन्सिलिएशंस,
ठीक है, आप जो कैश की रिकॉन्सिलिएशंस करते हो किन दो सोर्सेज से, एक जो होता है कैश बुक में आपका रिकॉर्ड होता है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, दूसरा बैंक, बैंक अपने तौर पे रिकॉर्ड करता है कैश, कैश आपके पास जो चीज़ है वो आप उसको डेबिट में लिखते हो, जबकि बैंक जो है अपने तौर पे रिकॉर्ड करके उसको क्रेडिट साइड पे लिखता है। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, बैंक ने आपको वो कैश देनी है, इसलिए बैंक के लिए लायबिलिटी है, आपका एसेट है तो आप डेबिट साइड रखते हो। ठीक है, तो ये जो है बाजुकात बैंक में और आपकी कैश बुक में डिफरेंसेस आते हैं, तो इस वजह से रिकॉन्सिलिएशंस की जरूरत होती है। बाजुकात बैंक में 1000 बैलेंस शो हो रहा है, आपके पास 1200 शो हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस क्यों है? ठीक है, मिसाल के तौर पर बैंक ने बैंक चार्जेस यहाँ से लेस करवा दिए, इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट आपका डिडक्ट करवा दिया यहाँ से। ठीक है, आपका 1200 था पहले, तो अब 1000 हो रहा है, जबकि इन चीज़ों को आपको पता नहीं लगा, तो इसलिए आपने ये चीज़ें लेस नहीं की हुई थी। तो ये डिफरेंसेस जब आप करते हो तो आपका बैलेंस भी सेम आ जाता है। ये तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन आया कि हम बैलेंस से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कैश बुक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में कंपेयर किया जाता है, रिकॉन्साइल किया जाता है, व्हाई दिस डिफरेंसेस अकर। ठीक है, तो देखें तो ये सब कुछ आपने पहले भी किया हुआ है। लेजर अकाउंट मेंटेन व टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइटम सच एज इंटरेस्ट में अपीयर, टाइमिंग डिफरेंसेस किस में? ठीक है, वही जो आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स और डिपॉजिट में। मिसाल के तौर पर आपने सप्लायर को एक चेक दिया, आपकी कैश में थे 1500, कैश बुक में बैंक में भी थे 1500। ठीक है, आपने सप्लायर को एक चेक पे कर दे दिया। ठीक है, और आपने कैश बुक से 300 डिडक्ट करवा दिए, आपकी कैश बुक में 1200 शो हो रहे हैं, जबकि बैंक में अभी तक भी 1500 ही शो हो रहे हैं, क्योंकि बैंक ने अभी वो वाला चेक क्लियर नहीं किया। जब वो चेक क्लियर होगा तो 300 का डिफरेंस आएगा, तो तब जो है आप दोनों का बैलेंस सेम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इसकी वजह से हमारा बैलेंस सेम नहीं आ रहा, हम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। बाज़ औक़ात आप अनरिकॉर्डेड आइटम्स कर रहे होते हो, बाज़ औक़ात एरर्स हो सकते हैं। टाइमिंग डिफरेंस की एग्जांपल इसी तरीके से, बाज़ औक़ात आपके पास चेक आ जाता है, आप जो है इंक्रीज कर देते हो अपना कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, लेकिन बैंक में अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड आइटम्स जो इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डिसऑनर्ड चेक्स। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होती तो बैंक डिडक्ट करवा देता है, जबकि आपने अपने अकाउंट से अभी कैश बुक से डिडक्ट नहीं किए हुए होते। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंसेस वही दो चीज़ें, आउटस्टैंडिंग आर अनप्रेजेंटेड चेक्स और आउटस्टैंडिंग आर अनक्लियर लॉजमेंट्स। एरर्स इन द कैश बुक और एरर्स इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने अमाउंट जो है कोई ट्रांसफर करते हुए मिस्टेक कर दी। ठीक है, 72 लिखना था, 27 लिख दिया। बैंक में क्या हो सकती है एरर? बैंक जो है सेम कस्टमर का कोई नेम था, आपकी आपके अकाउंट में किसी और कस्टमर की ट्रांजैक्शन मेंशन कर दी। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, तो एरर्स बैंक की तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है। डिपॉजिट में डिले, या आप किसी को सेंड कर रहे हैं उसमें डिले, आपने कैश बुक से ऑन द स्पॉट जो है माइनस कर दिए, जबकि बैंक से अभी तक नहीं हुए, तो वो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, प्रोफार्मा फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन। कैश बुक क्या है? बैलेंस आपकी कैश बुक में जो भी है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो आपकी कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर जो एडजस्टमेंट्स करें, रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड? फिर इसी तरीके से बैंक रिकॉन्सिल, बैंक का बैलेंस जो है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, आप इसको रिकॉन्साइल करें। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स और अदर एरर्स अगर बैंक की तरफ से कोई हुए हैं। आउटस्टैंडिंग चेक्स और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स जो आपने चेक सेंड कर दिए लेकिन अभी तक बैंक ने वो डिडक्ट नहीं करवाए, तो वो माइनस करवा दे बैंक से, क्योंकि ओरिजिनल में आपने पैसे दे दिए हैं थर्ड पार्टी को, तो वो माइनस होने चाहिए बैंक से। फिर जो है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, यानी डिपॉजिट, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट, यानी आपने चेक बैंक को दे दिया कि डिपॉजिट कर दे, लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं, बैंक के अकाउंट में, बैंक में अभी तक नहीं शो हो रहा है, तो उसको प्लस करके देखें, अगर आपकी कैश बुक से मैच हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, यानी आपने, आपको कस्टमर ने,
ठीक है, कस्टमर ने 1000 का चेक दिया, $1000 का चेक दिया, आपने वो बैंक में दे दिया, आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस 1000 से इंक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी अपडेट नहीं किया। तो आपने भी वो अपडेट करके देखना है कि आपका बैलेंस बैलेंस पर कैश बुक आ रहा है, जो कैश बुक की तरह का ही, जो कैश बुक का बैलेंस है ऊपर, यानी यहाँ पे जो कैश बुक का बैलेंस 2000 है, तो यहाँ पे भी जो हम ये एडजस्टमेंट करते हैं उसके बाद 2000 बैलेंस अगर आ रहा है तो बिल्कुल एक्यूरेट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों बैलेंसेस में तो कुछ मसला है भाई। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है। विच ऑफ दीज आइटम्स विल रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक, के कैश बुक में कौन सी चीजें एडजस्ट होनी हैं। ठीक है, कैश बुक में कौन सी चीजें एडजस्ट होनी हैं। ठीक है, ये आपने ऊपर अभी ऊपर पढ़ा कि ये किस किस की हैं। फॉर एनी आउटस्टैंडिंग चेक्स, बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होनी है। ठीक है, लॉजमेंट्स नॉट क्रेडिटेड, वही टाइमिंग डिफरेंस वाली बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होनी है। एरर बाय बैंक, बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होनी है। ठीक है, तो फिर बाकी जो बची डायरेक्ट डेबिट, यानी बैंक से माइनस हो गया था, हमारी कैश बुक से नहीं हुआ था, तो कैश बुक में एडजस्ट करवाएं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी दो भी बैंक चार्जेस बैंक ने माइनस करवा दिए, कैश बुक में नहीं हुए तो कैश बुक में एडजस्ट करवाएं। चेक पेड इन बाय द एंटिटी एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, और ये डिसऑनर्ड हो गई, यानी बैंक की तरफ से ट्रांजैक्शन मुकम्मल है, कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई है। ठीक है, समझ आई। तो आसान है ये, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। ये एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, जो इतनी यानी डिटेल्ड आपको एग्जाम में तो नहीं आती है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में देखनी है ये बैंक अकाउंट, जो आपकी कैश बुक है, वहां पे आपने क्या क्या शो किया हुआ है, किस किस से आप कैश रिसीव की है, किस किस को आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस का क्यों डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, तो प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 1 दिसंबर, 1 दिसंबर पे भी रिकॉन्सिलिएशन करें, फिर कैश बुक को अपडेट करें, फिर लास्ट पे फिर जो है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। प्रिपेयर देखें तो बैलेंस जो है 1 दिसंबर को बैंक में इतना बैलेंस है, कैश बुक में इतना बैलेंस है 1 दिसंबर में। तो इन दोनों को आप जो है रिकॉन्साइल करें, ताकि दोनों का बैलेंस बराबर आ जाए। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट जो है रिकॉन्सिलिएशन करें तो 17478, और बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस इतना है, फिर वो आउटस्टैंडिंग चेक्स और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जो है वो एडजस्ट करवा के देखें कि यहाँ पे और कोई एरर्स हो जो बैंक की तरफ से हो, वो एडजस्ट करवा के देखें तो कैश बुक के बैलेंस बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आ गया तो कंटिन्यू फिर करें आगे। समझ आई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक्स और अनप्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आगे हो जाएगा। तो ये भी है, व्हाट इज द शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर 2006। ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये भी आपका काम है। एम इज कैश बुक एज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बैंक अकाउंट शो हो रहा है, ऑल रिसीप्ट्स अपॉन एस्टिमेशन, व्हाट बैलेंस इज शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस होगा वो हमें बताइए। ठीक है, बैलेंस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं 761, और ये किसको शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट को शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन यू डिस्कवर। ठीक है, तो ये हमारा 2006 है, बैलेंस ऑन द 31 दिसंबर 2006। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास कैश बुक का, जो डेबिट साइड पे है 554। ठीक है, तो अब हमने जो है इससे जो है नई रिकॉन्सिलिएशन करनी है 554, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 554, डेबिट है। तो ये हमारे पास जो ओवरड्राफ्ट आएगा
क्रेडिट का आएगा नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। ठीक है, तो ये जो है 554 क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। तो इसमें क्या क्या, बैंक चार्जेस ऑफ $136 इंटर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन, ये कैश बुक में इंटर्ड नहीं हुए तो ये लेस होंगे इधर से। ठीक है, क्रेडिट साइड ही शो होंगे 136। फिर चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग टू $267 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है, अब देखें तो चेक्स ड्रॉन अमाउंटेड टू, ये अब ये बैंक स्टेटमेंट की गलती है, बैंक स्टेटमेंट में ये नहीं शो हुए, तो ये कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स ये बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होने हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक्स है। चेक ऑफ फॉर $22। ठीक है, ये क्या है, $22 हैड बीन इंटर्ड एज ए रिसीट इन द कैश बुक इंस्टेड ऑफ ए पेमेंट। हमने क्या किया, इसको कैश बुक में प्लस करवा दिया, जबकि ये हमने पेमेंट की थी, पेमेंट थी और इसको प्लस करवा दिया, तो क्या ड्यूल इफेक्ट, एक तो इसको खत्म करने के लिए और एक ओरिजिनल, तो ये ड्यूल इम्पैक्ट से अब लेस होगा कैश बुक से -44। ठीक है, 44 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो लास्ट थिंग, a check drawn for $6 had been incorrectly entered in the cash book as $66। ठीक है, देखें तो क्या क्या बता रहे हैं, चेक ड्रॉन फॉर $6 इन द कैश बुक, $6 का चेक ड्रॉन हुआ। ठीक है, अब यानी ये अब बैंक में इंटर हो गया ठीक तरीके से, लेकिन हमने कैश बुक में क्या किया, $66 रिकॉर्ड करवा दिया, कैश बुक में क्या कर दिया, $66 रिकॉर्ड करवा दिया। तो क्या करना है, यानी $6 तो ओके है, कैश बुक में भी होना चाहिए था, तो $60 हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, प्लस करवाना है, क्योंकि हमने $66 कैश से माइनस करवा दिया, ओनली 6 माइनस करवाना था, तो 60 जो है कैश बुक में प्लस होना है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये जो है आपका नेट इम्पैक्ट आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे, यानी अभी भी ओवरड्राफ्ट ही है आपका अकाउंट। ठीक है, समझ आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस भी आपका आएगा, जो बैलेंस भी आपका आया ओवरड्राफ्ट के तौर पर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा, इसमें आपको पता है एक एडजस्टमेंट होनी है, किसकी, ये जो है अ चेक फॉर $20, सॉरी, चेक्स ड्रॉन अनप्रेजेंटेड चेक्स की, अनप्रेजेंटेड चेक्स की। ठीक है, अब देखें ये कौन सा है, ये कैश बुक का बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस है। आपको किसका बैलेंस चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का, रिवर्स, रिवर्स आपको जाना पड़ेगा। कैश बुक का बैलेंस देखें तो यहाँ पे है आपकी कैश बुक का बैलेंस, यहाँ पे होता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, और आपके पास अभी जो चीज है, एक चीज है अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, कितने हैं, 267। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स 267, आपको पता है वो लेस होते हैं बैंक स्टेटमेंट में से। आप इधर हैं, आपका क्या है, ओवरड्रान है। ठीक है, तो आप देखें तो रिवर्स जब जाएंगे तो ये
प्लस होगा तो ऊपर जो है माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसा कि यहाँ पे जो भी ओवरड्राफ्ट है ना कैश बुक का, ठीक है, अब ये प्लस हो रहा है तो रिवर्स जा रहे हैं यहाँ पे, यानी ये इज इक्वल टू के उस तरफ है। जैसा कि ये बैंक स्टेटमेंट का अगर बैलेंस है 45, ठीक है, तो ये देखें, चाहे हम इसको कर ही लेते हैं, जो है इसका नेट देख लेते हैं, 44, 554, 4, 6, 10 और 4, 14, 4, 1 carry, 6, 3, 9 and 4, 13, 3, 1 carry, 6 and 1, 7, 734, 734 less 60, 4, 13, 6, 7 and 6, 674, ये क्या आ गया है, कैश बुक का ओवरड्रान ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, ये क्लोजिंग फॉरवर्ड क्योंकि डेबिट साइड पे आया है तो ये ओवरड्राफ्ट है 674। ये देखें तो कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस किधर होता है, इधर टॉप पे 674, ये ओवरड्राफ्ट है। अब देखें तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज लेफ्ट। ठीक है, 267 ये लेस होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स है। अब देखें तो हमारे पास जो है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्लस ये क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, लेस होते हैं, यानी यहाँ से देखें तो माइनस अनप्रेजेंटेड चेक्स इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस। अंडरस्टूड। अब जो है हमें फाइंड करना है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, यहाँ पे क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स बैलेंस माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू कैश बुक बैलेंस, वो भी है माइनस में, -674, और ये है -267 इज इक्वल टू -674। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट। अब देखें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये जब उधर जाएगा तो प्लस से खत्म होगा ऐसे, -674 +267, तो ये आपके पास आ जाएगा, 14 में से 7 निकालें 7, 6 में से 6 0, और ये आ जाएगा 6 में से 2 4। तो ये 407 जो होगा आपका बैंक स्टेटमेंट का, माइनस लार्ज अब फिगर के साथ है, तो ये -407 बैंक स्टेटमेंट, यानी आपका ओवरड्राफ्ट बैंक में शो हो रहा है -407। अंडरस्टूड। तो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होगा 407 ओवरड्राफ्ट। ओके, क्लियर, आसान है और आपने पीछे भी किए हुए हैं, तो ये इसकी भी आपको सब कुछ क्लियर करना है। दैट्स इट। ओके, तो चल नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके चलें, थैंक यू। तो ये अच्छे से होने चाहिए।